तो न्यूटन्स डिडक्शन फ्रॉम केपलर्स लॉ, तो न्यूटन ने क्या डिस्कवर किया केपलर्स लॉ से, तो उन्होंने क्या समझाने की कोशिश की है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि न्यूटन ने जितनी भी थ्योरी दी है ग्रेविटी से रिगार्डिंग, तो न्यूटन ने ये चीज मानी है कि जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी प्लेनेट सन के चारों तरफ घूमेगा वो सर्कुलर पाथ पे होगा, ठीक है ना। तो इनकी जो पूरी की पूरी थ्योरी है वो सर्कुलर पाथ पे बेस्ड है, मतलब इन्होंने इलिप्टिकल पाथ नहीं माना, ठीक है ना, इन्होंने सर्कुलर पाथ मान के ही सारी अपनी थ्योरी दी है, ठीक है ना। तो जैसे इस डायग्राम में देखिए आप, ये सन है और ये कोई भी प्लेनेट है, प्लेनेट यहाँ पे अर्थ ले लिया, तो ये देखो कैसा पाथ दिखा रखा है, एकदम एग्जैक्टली सर्कल बना दिया इसको, ठीक है ना। तो यही मतलब न्यूटन लेके चले थे कि मतलब जो थ्योरी दी है उन्होंने वो सारी की सारी सर्कुलर पाथ को मान के दी है। क्लियर है। तो न्यूटन ने केपलर्स लॉ की हेल्प से क्या निकाला यहाँ पे कि न्यूटन सपोज दैट ए प्लेनेट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, लेट वी बी ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए ये सन है और ये हमारा कोई भी प्लेनेट है, तो प्लेनेट अर्थ है और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आर ले लिया, ठीक है ना। और ये जो प्लेनेट है ये अर्थ के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा और जो इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वी होगी, ठीक है ना। तो रेडियस आर है और वेलोसिटी वी है, ठीक है ना। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विद वेलोसिटी वी, इट एक्सपीरियंसेस एन एक्सेलरेशन। और वो एक्सेलरेशन क्या होती है, वी स्क्वायर अपॉन आर, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये नया कॉन्सेप्ट आपके लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वगैरह, तो ये हम लोग देखिए डिटेल में इसको स्टडी करेंगे 11th क्लास में, ठीक है ना। ये 11th क्लास का टॉपिक हो जाता है यहाँ पे। तो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं है, आपको सिंपल ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है ना, तो उस दौरान जो उसकी वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी के आधार पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो एक्सेलरेशन क्या होती है, वी स्क्वायर अपॉन आर होती है। और उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो होती है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक तरीके से क्या करता है, सेंट्रीपिटल मतलब एक ऐसा फोर्स जो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक है ना। तो ये वहाँ से आया, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये, वी स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा, फोर्स आप लोगों ने पढ़ाई है, फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, तो AC को हम यहाँ ये पुट कर देते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर, ये हमने पुट कर दिया, ठीक है। तो क्या बन गया, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जब डालोगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या बन गया फिर, m वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, ये बन गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने चारों तरफ मतलब एक सर्कुलर पाथ में मूव करवाता है, ठीक है ना। मतलब देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ किसी धागे के साथ कोई पत्थर बांध के अगर आप उसको गोल गोल घुमा रहे हो, तो इसका मतलब आप एक फोर्स लगा रहे हो उसको गोल गोल घुमाने में। तो वो फोर्स क्या है, कैसा है वो फोर्स, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। और वो फोर्स किसके बराबर होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। मतलब जो आपने स्टोन लिया है उस स्टोन का मास कितना है और उस स्टोन को आप किस वेलोसिटी से घुमा रहे हो, ठीक है ना। और जो आपने थ्रेड लिया है, जिस धागे से उसको बांधा है, उस धागे की लंबाई कितनी है, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। देखिए जैसे इस डायग्राम में दिखाया था, तो ये तो हो गया हमारा मास ऑफ द स्टोन, और ये हो गई हमारी रेडियस, और जिस वेलोसिटी से उसको घुमाएगा वो हो गई हमारी वेलोसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एक तरीके से जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स कैसा लगा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। ये सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है और ये किसके बराबर होगा, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है ना। तो ये तो हमारे पास आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। अब टी को क्या मान लिया, टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, ठीक है ना। कि टाइम टी क्या है यहाँ पे, कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब एक कंप्लीट चक्कर काटने में कितना टाइम लग रहा है, तो उसको हमने क्या ले लिया, कैपिटल टी। क्लियर है। और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो पूरा एक सर्कल काट रहा है ना। तो
सर्कल काट रहे, इसका मतलब सर्कल की सरकमफ्रेंस हो गई, जो सर्कल की सरकमफ्रेंस होगी वही क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर, आर क्या रेडियस, तो डिस्टेंस हो गया 2 पाई आर, और टाइम कितना ले रहे हैं, कैपिटल टी, तो वेलोसिटी कितनी होगी 2 पाई आर अपॉन टी। ठीक है, अब इस वेलोसिटी को क्या करना है, इसको यहां पुट करना है इस वी स्क्वायर की जगह। क्लियर है, तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी फ्रॉम अबव इक्वेशन, तो व्हाट वी विल गेट, तो एफ क्या हो जाएगा एम अपॉन आर, और वी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन टी का होल स्क्वायर। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आया, ये एक्सप्रेशन आएगा 4 पाई स्क्वायर एम आर अपॉन टी स्क्वायर। अब ये जो टी स्क्वायर है इसकी जगह हम केपलर्स लॉ लगा देते हैं, केपलर्स थर्ड लॉ। तो केपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है, एज पर केपलर्स थर्ड लॉ कि टी स्क्वायर द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के यहाँ पे के आ गया, मतलब के कांस्टेंट आ गया ना। ठीक है, तो ये केपलर्स थर्ड लॉ है, तो टी स्क्वायर की जगह यहाँ पुट कर दो, तो ये हमने टी स्क्वायर की जगह यहाँ पुट कर दिया, तो ये एक्सप्रेशन आ गया एफ का। अब इसमें कुछ कटेगा, देखिए इसमें नहीं, इसको काटा नहीं है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट मान लिया इन्होंने। तो ये क्या कह रहे हैं कि एफ जो है, एफ और आर स्क्वायर के बीच में क्या रिलेशन है, कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस सेपरेटिंग द टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, तो यहां पे दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, एक तो सन है और एक अर्थ है, दोनों के बीच में दूरी कितनी है, आर दूरी है। ठीक है ना, तो जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये चीज इन्होंने यहां से निकाली। ठीक है ना, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि फोर्स किस किस के बराबर होता है, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ कांस्टेंट में, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, कि दो ऑब्जेक्ट के मास का जो है प्रोडक्ट हम लेंगे। ठीक है ना, और दूसरा हमने क्या निकाला था कि जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस सेपरेटिंग द टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है वो हमने यहाँ पे देखिए ड्राइव कर दी। ठीक है ना, और इसी तरीके से न्यूटन ने ये चीज़ भी ड्राइव की थी। तो ये चीज़ आपके अभी सिलेबस में है नहीं। ठीक है, आप सिर्फ ये एक्सप्रेशन यूज़ करोगे, तो इनको जब कंबाइंड कर देंगे हम, तो एफ क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, कैपिटल जी आ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है।